हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम चार्ल्स लैम्ब को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनका जो वर्क है जो आपके एलटी में मेंशन है, ठीक है, और ये आपकी ना 53 क्लासेस होंगी जो थ्योरी की होंगी। किसकी? रिगार्डिंग एलटी। तो ये ध्यान रखना है। ओके, एलटी की लगभग आज ये 53 क्लासेस हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में। ड्रीम चिल्ड्रन यही है ना, चार्ल्स लैम्ब का जो वर्क है, जो एसे है, वो ड्रीम चिल्ड्रन है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो टू द पॉइंट पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल को जो वॉच कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जिसका प्रूफ ये है एलटी की। ठीक है, एलटी का अब तक मैंने 53 क्लास दे दिया है आपकी थ्योरी क्लासेस, जिसमें से हमने पोइट्री सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था, कुछ ही रह गए थे, एंड ड्रामा सेक्शन तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम कहाँ पे आ गए हैं? प्रोज एंड फिक्शन सेक्शन पे, तो जिसमें हम प्रोज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी केवीएस एंड एनवीएस की भी वैकेंसी आ गई है। केवीएस एंड एनवीएस की वैकेंसी आ गई है, तो इसकी भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे ही मिलेगी। केवीएस की जो क्लासेस है टीजीटी वालों के लिए, ठीक है, वो आपको यूट्यूब में मिलेगी, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी, लाइक एलटी। ठीक है, एलटी की तरह ही टीजीटी की क्लास, यानी कि केवीएस टीजीटी की क्लास आपको फ्री मिलने वाली है यूट्यूब पर। बस इतना ही आप लोगों को क्या काम करना है? बस इतना ही कि अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। जिस तरह अभी तक आप सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, तो ये भी आपको फ्री क्लासेस मिलेगी। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। शेयर नहीं भी करेंगे चलेगा, बट लाइक, फीडबैक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और मैं चाहती तो शेयर भी करें, क्योंकि अगर ये सब कुछ फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे, थ्योरी क्लासेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महंगे से महंगे जो भी कोर्सेज होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उन सब के लिए ये हीना इंग्लिश क्लासेस है चैनल, उन्हीं सब बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मैम फ्री क्यों देती है, फ्री क्यों देती है, क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे किया है, क्वेश्चन भी। तो जिसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो महंगे पढ़ना तो चाहते हैं, उनको पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं पढ़ाई को लेके, बट बीच में पैसा आ जा रहा है जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, भी महंगे से महंगे। तो उनके लिए ये चैनल है। ठीक है, उन बच्चों के लिए चैनल है। वैसे तो सभी के लिए है, सभी आए पढ़े, फ्री सभी के लिए है। तो इसीलिए मैंने एलटी का ये थ्योरी क्लासेस चलाया था आपके यूट्यूब पे, एंड अब मैं केवीएस की भी कराऊंगी। केवीएस की भी जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो लेकिन हाँ, बस अपना इतना ही बना के रखना है, अपना प्यार सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना ज़रूर करिएगा। ये आपकी तरफ से है, बस इतना ही मांग रही हूँ और कुछ नहीं। ओके, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप दे सकते हो, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये मैं बोलती नहीं हूँ आपको, आपका यहाँ पे प्रूफ है कि 53 क्लासेस ऑलरेडी मैंने दे दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस पर डिपेंड है, तो मुझे हर दिन क्लासेस लानी ही पड़ेंगी। हाँ, बीच में कुछ क्लास कभी कभी एलटी की क्लासेस नहीं होती हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और बिजी शेड्यूल्ड है, तबीयत ख़राब है, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चार्ल्स लैम्ब के बारे में, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी आप लोग को, एलटी की पेड पीडीएफ मिल जाएगी मेरे पास। ये भी बहुत मिनिमल सी प्राइस में है। एलटी की पेड पीडीएफ 349 में ये आपको पेड पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है ना, एलटी की पीडीएफ लेना चाहता है, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है 8081। तो जो कोई भी ये पेड पीडीएफ लेना चाहता है एलटी का, वो 8081848735 पे व्हाट्सअप कर सकता है। ओनली व्हाट्सअप, हाँ, कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 349 में ही है। ओके, तो ये एलटी की है, कंप्लीट एलटी का पीडीएफ है। कंप्लीट, जानते हो ना सिलेबस कितना लेंदी है, तो कंप्लीट एलटी का पीडीएफ है। इसमें क्या है ना, प्री मेंस दोनों क्लियर हो जाएंगे इस पीडीएफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री के लिए है, मेंस के लिए नहीं है, तो प्री मेंस दोनों क्लियर होंगे। ओनली लिटरेचर पोर्शन का, ये भी बता दे रही हूँ। ठीक है, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं पीडीएफ। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में बात करेंगे, अभी ये सारा मैं इरेज कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ यहाँ पे लिखना है। ओके, चार्ल्स लैम्ब के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, 10 Feb
ध्यान रखना 10 Feb 1775 में इनर टेम्पल में हुआ था। कुछ एकदम बेसिक सा जानकारी ले लेते हैं। इनर टेम्पल एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम। इनर टेम्पल में हुआ था। इनर टेम्पल कहाँ था? सिटी ऑफ लंदन, ओके, एंड यूनाइटेड किंगडम, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इनके डेथ की बात करेंगे। ये तो बात हो गई बर्थ की, ओके। अब इनके हम डेथ की बात करेंगे अगर, तो डेथ की अगर बात करेंगे तो दिसंबर 27, ठीक है, 1834 1834 में इनकी डेथ होती है एडमॉन्टन, ठीक है, एडमॉन्टन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो ये ध्यान रखना 1834 के आसपास आई थिंक उनकी भी डेथ होती है ना, एस.टी. कॉलरिज के। खैर ये एस.टी. कॉलरिज के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। खैर ये ध्यान रखना आपने, इनर टेम्पल 10 फरवरी 1775, इनर टेम्पल सिटी ऑफ लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म होता है। डेथ 27 दिसंबर 1834 एडमॉन्टन लंदन में इनकी डेथ होती है। पेरेंट्स की बात अगर हम करेंगे तो इनके जो फादर थे वो जॉन लैम्ब थे। इनके फादर का नाम क्या था? ये ध्यान रखना है, इनके फादर का नाम जॉन लैम्ब था, ओके, जॉन लैम्ब था, जो कि एक क्लर्क थे। एंड इनके मदर की बात करेंगे तो मदर की बात अगर हम करेंगे तो एलिजाबेथ फील्ड था। ये सारी चीज़ें जितना बता रही हूँ ना, सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इनके जो कि चार्ल्स लैम्ब इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो मदर की बात करेंगे, एलिजाबेथ फील्ड है इनकी मदर, ठीक है। अब बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, ये थे क्या? ये रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे, ठीक है। ये क्या थे? रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे। रोमांटिक एरा से बिलोंग करते थे क्योंकि रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे ये, ओके। रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे, एसिस्ट थे, ये ध्यान रखना है, एसिस्ट थे एंड क्रिटिक थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब के बारे में एक और चीज़ जानिएगा, इन्होंने भी शूडोनिम, मतलब शूडोनिम के तहत ये लिखते थे, जैसे कि जॉन गोल्सवर्दी, वैसे ये इनका भी एक शूडोनिम था, एक उपनाम था। और चार्ल्स लैम्ब ने अपने सबसे फेमस एस्से इलिया, ठीक है, अपना जो सबसे फेमस एस्सेज इलिया से लिखे थे, ठीक है। जितने भी इन्होंने अपने फेमस एस्सेज लिखे वो इनका एक शूडोनिम था, जो नाम था इलिया नाम से ये लिखे थे। चार्ल्स लैम्ब रोट मोस्ट ऑफ हिज फेमस अंडर द इलिया, ये ध्यान रखना, ये इनका शूडोनिम है इलिया। ये भी फैक्ट को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक फैक्ट को और याद रखना आपने, चार्ल्स लैम्ब की जब बात आएगी तो जैसे कि फादर ऑफ एस्से कौन है? फ्रांसिस बेकन साहब हैं। फादर ऑफ ठीक है, जैसे कि अरे वो क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस बेकन साहब हैं। और इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, जब बात पूछा जाएगा कि द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसे कहा जाता है, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके लैम्ब साहब हैं, ठीक है। ये भी एक फैक्ट को याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। और एक चीज़ और है, द पोएट्स पोएट, ठीक है, द पोएट्स पोएट, द पोएट्स पोएट ये किसे कहा गया है? द पोएट्स पोएट किसे कहा गया है? मैं नंबर यहाँ पे 1 मिनट के लिए हटा दे रही हूँ नंबर। जैसे द पोएट्स पोएट किसे कहा गया है, तो ये आपके एडमंड स्पेंसर को कहा गया है, एडमंड स्पेंसर को कहा गया है, ठीक है। किसने कहा है? तो सेड बाय लैम्ब, ध्यान रखना है, ठीक है। लैम्ब साहब ने कहा, लैम्ब ने ही कहा था द पोएट्स पोएट किसे? एडमंड स्पेंसर को। तो ये सारे कुछ फैक्ट को आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने जो इनका एक शूडोनिम था इलिया, मतलब जितने भी एस्से लिखते थे वो इलिया नाम से ये लिखते थे। लेकिन ये जो इलिया नाम इनका आया ना, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, मतलब कहाँ से इन्होंने ये इलिया नाम लिया था, कहाँ से अपनाया था? तो इन्होंने बोरो किया था इलिया नाम। किससे बोरो किया था? एक इटालियन क्लर्क थे
ठीक है, एक इटालियन क्लर्क थे, उनसे इन्होंने क्या किया था, ये नाम बोरो किया था, उधार लिया था। और ये जो इटालियन क्लर्क थे ना, ये लैम्ब के साथ कहाँ पे रहते थे, साउथ सी हाउस में काम करते थे। ठीक है, ये जो इटालियन क्लर्क था ये लैम्ब के साथ साउथ सी हाउस में काम करते थे, और वहीं से इन्होंने इलिया नाम, उन्हीं से इलिया नाम इन्होंने क्या किया, बोरो किया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओरिजिन। ठीक है, फेमस एसे कलेक्शन की बात करेंगे तो हिज टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ एसेज आर, इनके दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज के कलेक्शन है। सबसे पहला क्या है, एसेज ऑफ इलिया, ध्यान रखना ये 1823 में आया था। और दूसरा है द लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ये 1833 में 2 बार आया था, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट कलेक्शन इसका कब आया था, 1823 में, और सेकेंड लास्ट कलेक्शन आया था 1833 में। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और बात करेंगे पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब क्या होता है, पत्रिका। पीरियोडिकल मतलब पत्रिका होता है। ठीक है, तो ये जो इलिया एसे आर वर फर्स्ट पब्लिश सीरियली इन द लंडन मैगजीन स्टार्टिंग 1820। तो बात अगर हम करेंगे इलिया जो है, ये जो इलिया है, इससे पहली बार 1820 से लंडन मैगजीन में ये आया था, और सीरियल वाइज आया था, मतलब किस्तों में ये पब्लिश हुआ था, मतलब पत्रिका टाइप ये छपी थी। ये ध्यान रख सकते हो, पीरियोडिकल टाइप की ये छपी थी जो एसे इलिया था। ठीक है, और 1820 से ये लंदन मैगजीन में कब आया था, सीरियल वाइज में पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। लिटरेरी पीरियड की अगर हम बात करेंगे, लिटरेरी पीरियड की, तो लैम्ब वॉज प्रोमिनेंट एसिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रोमांटिक पीरियड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनलाइक हिज कंटेम्पररीज वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, हिज एसे सेलिब्रेटेड सिटी लाइफ एंड द पास्ट अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ द। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, ये जो इलिया वाला एसे आया था ना, एसेज ऑफ इलिया, ठीक है, एसेज ऑफ इलिया ये नाम है। ये जब आया था ना शुरुआत में, इस लैम्ब का जो एसे था ना, ये शुरुआत में कब अपीयर हुआ था, लंदन मैगजीन में ही ये सीरियल वाइज आया था 1820 में। ठीक है, और ये 1825 तक कंटिन्यू रहा सीरियल वाइज, यानी कि कई किस्तों में ये पब्लिश हुआ था, एसेज ऑफ इलिया। बाद में ना ये इसको कलेक्ट किया गया और इसको पब्लिश कराया गया 2 वॉल्यूम्स में। बाद में इसको क्या हुआ, कलेक्ट किया गया इसको, और उसके बाद इसको पब्लिश कराया गया किसमें, 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया। तो पहला जो वॉल्यूम था इसका, वो कब आया था, 1823 में आया था, एसे ऑफ इलिया। ये पहला वॉल्यूम था, उसका टाइटल यही था, एसे ऑफ इलिया। ठीक है, ये पहला वॉल्यूम आया था, यानी कि 2 वॉल्यूम में हुआ था ये। उसके बाद ये पहला वॉल्यूम 1823 में आया। सेकंड वॉल्यूम कब आया था, तो सेकंड वॉल्यूम का नाम यही था, लास्ट एसे, जो मैंने वो भी ऊपर बताया, लास्ट एसे ऑफ इलिया। ये कब आया था, 1833 में आया था। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने पॉइंट्स कवर हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, लैम्ब जो लिखे थे उन्होंने इसी स्यूडोनिम के तहत, इनका इलिया नाम था, इनका स्यूडोनिम क्या था, इलिया नाम था। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इन्होंने ये इलिया नाम कहाँ से लिया था, वही ओल्ड इटालियन क्लर्क से लिया था, जहाँ पे एक इटालियन क्लर्क था जो चार्ल्स के साथ साउथ सी में काम करते थे। तो इलिया उसी का नाम था, उस इटालियन मैन का नाम था जो सेम टाइम पे जब चार्ल्स काम कर रहे थे उस समय वो भी काम कर रहा था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तो हो गया इलिया, इनका स्यूडोनिम है। इनकी जो बहन है ना, मैरी लैम्ब, तो उनका भी एक नाम था, वो भी आपने ध्यान रखना है, मैरी लैम्ब। मैरी लैम्ब का भी एक नाम था, कुजीन ब्रिजेट, कजिन ब्रिजेट। ठीक है, ये नाम याद रखना, ब्रिजेट, BRIDGET, ये नाम याद रखना, ब्रिजेट, जो आपको यही ड्रीम चिल्ड्रन में मिलने वाला है ये नाम, इसलिए पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि लिटरेरी पीरियड की बात हो रही है कि लैम्ब जो थे वो ब्रिटिश रोमांटिक पीरियड के एक बहुत ही प्रोमिनेंट एसिस्ट थे, और अपने कंटेम्प्रेरीज लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज के ऑपोजिट इन्होंने अपने एसेज में, ठीक है, अपने एसेज में शहरी जीवन और पास्ट का जो जीवन है उसको सेलिब्रेट किया है, जिसे इन्हें क्या टाइटल मिला था, लैंड ओनर। ठीक है, लैंड ओनर का टाइटल मिला था।
यानी कि लंदन वासी। तो ये ध्यान रखना, इनको ना लैंड ओनर का टाइटल मिला था लंदन वासी। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये सारे इनके कंटेम्प्रेरीज थे, लाइक ये वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, चार्ल्स लैम्ब थे। जैसे कि रोमांटिक पीरियड में 2 एरा था ना, रोमांटिक पीरियड में मतलब 2 प्रोमिनेंट राइटर थे। जैसे कि पहले वाला जो अर्ली वाले थे वो वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, चार्ल्स लैम्ब थे, आई थिंक विलियम ब्लैक वगैरह थे। सेकेंड वाले में आपके किट्स थे, ठीक है, किट्स थे एंड शैली थे एंड ली हंट वगैरह थे। और वो क्या बोलते हैं, एक नाम और है, शैली थे, किट्स थे, ली हंट थे और वो थे आपके लॉर्ड बायरन थे, ये सारी चीज़ें। तो ये अपने ध्यान रखना। कोलैबोरेशन विद सिस्टर, इन्होंने अपनी बहन के साथ कोलैब भी किया, अपनी बहन के साथ राइटिंग की है। ही को ऑथर्ड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में लिखा है, जो इन्होंने अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ मिलकर लिखा था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर का नाम है तब भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब इसमें बात हम करेंगे डिवीज़न वर्क। इन्होंने, इन लोगों ने एक साथ तो लिखा, इस वर्क को एक साथ लिखा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैरी लैम्ब ने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ चीज़ें आपके लैम्ब साहब ने लिखा। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही जन ने लिख लिया, ठीक है, काम का बंटवारा हो गया दोनों में। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में क्या हुआ कि जो चार्ल्स थे, चार्ल्स लैम्ब थे, इनको रिस्पॉन्सिबल किसको क्या दिया गया था कि ये ट्रेजेडी लिखें, ट्रेजेडी इन्होंने लिखा। बाकी मैरी ने क्या किया, कॉमेडीज़ लिखा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। चार्ल्स ने ट्रेजेडी को पकड़ा और मैरी ने कॉमेडी को, बच्चों के लिए इसको एक आसान शब्दों में, आसान प्रोज में लिखा है इसको। तो ये प्रोज में लिखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बच्चों के लिए बहुत ही आसान प्रोज में लिखा गया, ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स हैं, टू द पॉइंट मैं बता रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आने की पूरे चांसेस है, आए आना है, आपको सब कुछ जानना है। लैम्ब वॉज, अच्छा, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप इनकी थी, किससे थी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, तो ये भी ध्यान रखना है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। लैम्ब वॉज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ द पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज, दे वर स्कूलमेट्स एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। तो बात अगर हम करेंगे तो इनकी आजीवन दोस्ती भी थी, किससे, सैमुअल टेलर कॉलरिज से। ये बहुत अच्छे इनके दोस्त थे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे। और ये लोग ना कब से फ्रेंड थे, जब ये क्राइस्ट हॉस्पिटल में एक साथ पढ़ते थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। निक नेम की बात करेंगे तो कॉलरिज फेमसली रेफर टू लैम्ब द जेंटल हार्टेड चार्ल्स इन हिज पोएम टाइम लाइन 3 बोवर माई प्रिजन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कॉलरिज ने भी इनको एक निक नेम दिया था। क्या, कॉलरिज ने अपनी पोएम में द लाइम, ये कॉलरिज की पोएम है, दिस लाइम ट्री बोवर माई प्रिजन, ये कॉलरिज की पोएम है। और इस पोएम में इन्होंने लैम्ब को एक निक नेम दिया था, नेम क्या था, जेंटल हार्टेड चार्ल्स। तो ये याद रखना, अक्सर करके पूछा जाता है ये वाला, ठीक है, जेंटल हार्टेड चार्ल्स, ये दिया था इन्होंने निक नेम, किसको, लैम्ब को, किसने, कॉलरिज ने। कहाँ पे, दिस लाइम ट्री बोवर माई प्रिजन, इनकी पोएम थी। प्रोफेशन की बात अगर हम करेंगे तो फॉर 33 ईयर्स लैम्ब वर्कड एज अ क्लर्क फॉर द ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो लैम्ब ने लगभग 33 साल तक ईस्ट इंडिया हाउस में क्लर्क के रूप में काम किया। ये ईस्ट इंडिया हाउस का फुल नेम है, तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्रेजेडी की बात करेंगे तो 1796 में क्या हुआ, इनके फैमिली में एक ट्रेजेडी आई। क्या हुआ कि इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम्ब, उनको ना पागलपन का दौरा पड़ता था। तो पागलपन के दौरे में इन्होंने क्या किया, अपनी ही मदर को मार दिया, यानी कि अपनी ही मदर का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। चार्ल्स डेडिकेटेड हिज लाइफ टू केयरिंग फॉर हर फॉर गोइंग मैरिज। अब जो कि बहन ने पागलपंथी में क्या किया, अपनी ही मदर को क्या कर दिया, हत्या कर दी। तो चार्ल्स क्या करते थे, अपनी बहन को संभालना, अब इन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। माँ की डेथ हो गई, बहन पागल, तो सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर आ गई। तो ये अपनी बहन की देख रेख करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बहन को डेडिकेट कर दिया, उनकी देखभाल में, ठीक है। और ताउम्र इन्होंने शादी नहीं की, किसने, चार्ल्स लैम्ब में। तो ये पॉइंट्स अपने ध्यान रखना, उन्होंने शादी नहीं की थी, गर्लफ्रेंड थी, अभी गर्लफ्रेंड की भी बात करेंगे, आगे है, गर्लफ्रेंड थी लेकिन शादी नहीं की इन्होंने। और कहीं कहीं यही रीज़न था शायद, ये अपनी बहन को डेडिकेटेड, अपनी बहन की देखभाल के लिए, तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिया, ठीक है। अब इनकी बात करेंगे फेमस पर्सनल एस्से की। इनके कुछ फेमस पर्सनल एस्से हैं, जैसे कि इनका जो एस्से है ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी, ये पूरा टाइटल है, इसी को आज हम पढ़ेंगे।
काफ़ी बहुत मस्त है सच में। ये जो एस्से है ना काफ़ी अच्छा, भी हम पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनका जो एस्से है ना ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी, ये बहुत ही डीप पर्सनल एंड पॉइंटेंट पीस है अबाउट द चिल्ड्रन ही नेवर हैड। ही अलूड टू हिज लॉस्ट लव एन सिमंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो इनका ये एस्से है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी। रेवरी मतलब क्या होता है? रेवरी मतलब दिवस, सपने, जो हम दिन में देखते हैं सपना, उसी को बोला जाता है। सपना ही होता है लेकिन दीवा सपना होता है, दीवा स्वप्न होता है, यानी कि जो दिन में देखते हैं। तो ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना ये काफ़ी पर्सनल है। इसमें लैम ने अपने बारे में ही बताया है। बहुत ही पॉइंटेंट एस्से है, यानी कि बहुत ही मार्मिक एस्से है। और इसमें इन्होंने उन बच्चों के बारे में बताया है जो उनके कभी हुए ही नहीं, ठीक है। इसमें इन्होंने बच्चों के बारे में बताया है, लेकिन जब इन्होंने शादी ही रियल लाइफ में इन्होंने शादी ही नहीं की है तो बच्चे कहाँ से होंगे। लेकिन इसमें इन्होंने अपने ही बच्चों के बारे में बताया है, खैर। और इन्होंने अपने लॉस्ट लव, यानी कि इनका जो खोया हुआ प्यार था, इन्होंने 7 साल तक किसी लड़की को चाहा। अब वो लड़की क्या हुई, इन्होंने 7 साल तक किसी लड़की को चाहा लेकिन वो लड़की इनको मिली नहीं, जिस लड़की का नाम क्या था, एन सिमंस था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसे साफ साफ पता चलता है इसमें इन्होंने एक लड़की का भी जिक्र किया है, यानी कि अपने प्यार का भी जिक्र किया है। और ये पूरी तरह से इशारा करता है शायद ये इनका वही खोया हुआ प्यार था जिनको इन्होंने 7 साल दिए, लेकिन ये हुई नहीं, किसी और से शादी कर ली। एंड नाम क्या था, एन सिमंस, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने, भी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। फिर अदर फेमस एस्से की बात करेंगे तो अदर वेल नोन इलिया एस्से इंक्लूड अ डिजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, ठीक है, ओल्ड चाइना, द साउथ सी हाउस, अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी इनकी वेल नोन एस्से है, ठीक है, जैसे कि इलिया में इनके एस्से है ना। इलिया एस्से में इनका डिजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग भी है, ओल्ड चाइना भी है, साउथ सी हाउस भी है, अ बैचलर्स कंप्लेंट, ये सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे अगर हम, तो इनकी एक बुक है ना, इनका एक बुक है स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। ये ध्यान रखना है, ये जो इनका वर्क है ना स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स, ये जो इनका वर्क है ये इन्होंने, अच्छा ये पूरा यहाँ तक है क्या, हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर 1808 वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रिवाइविंग इंटरेस्ट इन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामाटिस्ट। तो यहाँ पे जो बात करेंगे इनका जो ये वर्क है ना स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट पोएट, इसमें इन्होंने ये जो है वर्क ना, इसमें हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, जो 1808 में आया था। इसने शेक्सपियर के समय के, यानी कि एलिजाबेथन टाइम के, जो जैकोबियन एरा के जो भी प्ले राइट थे, उनमें लोगों के इंटरेस्ट को फिर से जगाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। समझ में आया? मतलब इनका वर्क जो जिसने पढ़ा, इस वर्क को पढ़ने से, या ये वर्क पढ़ने से जब ये वर्क आया तो शेक्सपियर के टाइम पे जो भी प्ले राइट थे, लाइक एलिजाबेथन टाइम पर या जैकोबियन टाइम पर जो भी प्ले राइट थे, उनमें या उनके वर्क में लोगों की इंटरेस्ट को फिर से जगाने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका ये वर्क निभाया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। लिटरेरी स्टाइल की बात करेंगे, अगर ये लिखते किस में थे, इनका लिटरेरी स्टाइल क्या है, तो ये फैमिलियर एस्से के लिए काफ़ी जाने जाते थे, मास्टर थे। फैमिलियर एस्से के ये क्या माने जाते थे, मास्टर। मतलब ये एस्से लिखते थे तो इनका एस्से कैसा होता था, फैमिलियर के गुरु माने जाते थे ये फैमिलियर क्या होता है, फैमिलियर एक ऐसी स्टाइल होती है ना जिसमें पर्सनल टोन होता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि हम अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंटीमेसी होगी, यानी कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम बयान करेंगे उस एस्से में, आत्मीयता। इसमें विट भी होगा एंड ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, ह्यूमर भी होगा, हास्य भी होगा, कॉमिक भी होगा, पैथोस भी होगा। पैथोस मतलब क्या होता है, गहरी उदासी, इसका भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा फैमिलियर एस्से में। और फैमिलियर एस्से के ये मास्टर माने जाते थे। तो ये भी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे, ओके। अब आते हैं आगे, चिल्ड्रन बुक्स। इन्होंने चिल्ड्रन बुक्स भी लिखी है ना, जैसे कि बिसाइड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर द लैम्ब ऑल्सो रोट मिसेज लेसेस्टर स्कूल्स। मतलब जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये इन्होंने लिखा है, हालांकि इन्होंने अकेले नहीं लिखा है, बहन के साथ लिखा है, बहन ने कोलैब किया इसमें। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के साथ ही साथ इन्होंने एक मिसेज लेसेस्टर स्कूल भी लिखा है 1809 में। प्राइमरली द वर्क ऑफ मैरी एंड पोइट्री फॉर चिल्ड्रन 1809 में। ये सारे ना चिल्ड्रन बुक हैं, बच्चों के लिए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के अलावा लैम्ब
लैम्ब भाई बहन ने, मतलब दोनों भाई बहन दोनों ने मिलके क्या किया, मिसेस लेसेस्टर्स स्कूल एंड पोइट्री फ्रॉम चिल्ड्रन, ये तीनों लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, किसके लिए, बच्चों के लिए। ये बच्चों की बुक है, समझ में आया। अब अर्ली लव के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने प्यार तो किया लेकिन शादी कभी नहीं कर पाए, और ना ही इन्होंने ताउम्र कभी शादी की, तो इनके बच्चे कहाँ से होंगे, है ना। तो अर्ली लव की बात करेंगे। ड्रीम चिल्ड्रन इज लिंक्ड टू एन सिमंस, a woman Lamb loved in his youth but could not marry. In the essay she is referred to Alice W.N. ये ध्यान रखना है कि जो अर्ली लव, इनकी जो पहला प्यार था इनका, ड्रीम चिल्ड्रन, ये जो ड्रीम चिल्ड्रन आज हम पढ़ने वाले हैं जो एस्से ना, तो ड्रीम चिल्ड्रन जो है ना, ये जो एस्से है ना, ये एन सिमन से ही जुड़ा हुआ है। इनकी जो गर्लफ्रेंड थी 7 साल तक ये इन्हीं के पीछे पड़े थे, मतलब इनको प्यार किया 7 साल तक, और ऐसा कहा जाता है कि ड्रीम चिल्ड्रन एन सिमन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिनसे इन्होंने प्यार किया था, जिनसे लैम ने अपनी जवानी में बहुत प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं कर सके। और इस एस्से में इन्होंने एन सिमंस को क्या करके एड्रेस किया है, एलिस W.N. करके कहा है, जो एक्चुअल में एन सिमंस की ही कहानी बताती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अनसक्सेसफुल प्ले इनके कौन से हैं, तो लैम अटेम्प्ट टू राइट फॉर द स्टेज। अच्छा, लैम जो थे ना, वो स्टेज के लिए भी लिखने का ट्राई किया था उन्होंने, मतलब मंच के लिए उन्होंने लिखने का प्रयास किया था। इनका एक ट्रेजिक प्ले था, ट्रेजेडी थी इनकी, जॉन वुडविल, ध्यान रखना 1802 में आया था ये, लेकिन बहुत बुरी तरह से ये क्या हुआ था, फेलियर हो गया था, अनसक्सेसफुल रहा, फ्लॉप रहा। स्टेज प्ले तो था ये लेकिन फ्लॉप रहा, तो ये ध्यान रखना है, ये प्ले था इनका, अनसक्सेसफुल रहा। रोमांटिक सर्कल की बात करेंगे तो लैम वॉज सेंट्रल फिगर इन द लिटरेरी सर्कल दैट इंक्लूडेड कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी एंड विलियम हैजलिट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इनके लिटरेरी सर्कल की बात करें, इनके रोमांटिक जो मंडली थे, लैम एक लिटरेरी सर्कल के मतलब सेंटर्ड में थे, एक सेंट्रल फिगर थे लिटरेरी सर्कल के। ये ऐसे नहीं ऐसे वैसे पोएट थे, क्रिटिक थे, एक सेंट्रल फिगर थे, ठीक है, जिसमें कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, विलियम हैजलिट जैसे बड़े राइटर शामिल थे। इनकी डेथ की बात करेंगे तो 1834 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ कैसे हुई, तो एक नाम याद रखना, एरिज पैलेस। इनको ना एरिज पैलेस हो गया था। एरिज पैलेस जानते हो क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर अ फॉल। जब ये कहीं, मतलब जो उन्हें गिरने के बाद लगा था, ये कहीं गिर उड़ गए थे, तो वहाँ पे इनको क्या हो गया था, एक जीवाणु संक्रमण रोग हो गया था, जिसको कहा गया है एरिज पैलेस। तो इसी की वजह से इनकी डेथ हो गई। डेथ होना था वो अलग चीज़ है, रीज़न कुछ भी हो, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना, ये था, यहाँ से स्टार्ट हो गया ड्रीम चिल्ड्रन। तो ये पूरा जो पॉइंट्स था ना, ये सब बच्चे अपने सारा दिमाग में रखना, सारा टू द पॉइंट मैंने बताया है, सारी चीज़ें टू द पॉइंट है इसमें। ज़्यादा वैसे तो पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी इनके बारे में, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। ऐसा वैसे तो सब हम पूरा पढ़ ले जाएंगे, ओके। चलिए फिर अब हम ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ते हैं, लेकिन ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ने से पहले इसका लेआउट समझते हैं क्या है ये। एक पॉइंट्स और भी समझना कि इनको ना 1819 में, ठीक है, 1819 में क्या हुआ था, लैम ने एक लड़की को प्रपोज किया था जिसका नाम फैनी था, ठीक है, फैनी कैली था। ये भी ध्यान रखना है, पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस मारिया कैली, ठीक है। तो इसको ना 1819 में इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया था, बट सी पोलाइटली डिक्लाइंड, ठीक है, एंड सी रिमेन्ड अ बैचलर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ये ध्यान रखना है। बाद में फिर क्या हुआ, अर्लियर इन हिज लाइफ ही हैड बीन इन लव विद अ यंग वुमेन नेम्ड एन सिमंस, जो मैंने अभी बताया जिसके बारे में, एन सिमंस। बाद में फिर इनको एक औरत से प्यार हो गया जिसका नाम एन सिमन था, ठीक है, जो इनके एस्से में है ड्रीम चिल्ड्रन में, जिसमें एलिस एम या एलिस W करके जो मैंने भी बताया। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है अपने, ओके। ये एक्ट्रेस थी, फैनी कैली एक एक्ट्रेस थी कॉन्वेंट गार्डन में। चलिए फिर आते हैं ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन को पढ़ने से पहले इसका लेआउट ये समझते हैं हम कि ये जो एस्से है ना ड्रीम चिल्ड्रन, चूँकि हम जानते हैं कि चार्ल्स लैम ने शादी नहीं की थी, तो उनके कोई बच्चे नहीं होंगे,
बस ये क्या है, ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी है ना। रेवरी मतलब दिन में सपना वो देख रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। और इमेजिनेशन ये कर रहे हैं कि उनके बच्चे हैं जो उनके पास आए हैं और बैठे हैं कि पिताश्री मुझे कहानी सुनाइए। किसकी कहानी सुनाइए? दादी की, परदादी की, किसी की भी कहानी सुनाइए। तो ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, या देखो एक सपना देख रहे हैं। और सपने में इनके ढेर सारे बच्चे हैं जो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं और इनसे कहानियाँ सुनने के लिए कह रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए उसी बच्चों को क्या कहा गया है? ड्रीम चिल्ड्रन। बाद में ये सपना टूटता है, उनको लगता है कि कोई बच्चे उच्चे नहीं हैं, लेकिन वो यही है। तो यही एस्से की शुरुआत में यही होता है, ठीक है। एस्से की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्यारे एंड घरेलू सीन से एस्से की शुरुआत होती है, घरेलू सीन से, जिसमें नरेटर कौन है? तो नरेटर आपके चार्ल्स लैम्ब खुद हैं। ओके, चार्ल्स लैम्ब बताते हैं, यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ये बताते हैं कि कैसे उनके 2 छोटे बच्चे हैं। एक का नाम एलिस है, ठीक है, एक का नाम एलिस है और एक का नाम जॉन है। समझ में आया? चार्ल्स लैम्ब बैठे हैं, इमेजिनेशन। बाद में हमें पता चलेगा कि ये इमेजिनेशन था, अभी तो ऐसे की शुरुआत है, लेकिन मैं शुरुआत में बता दे रही हूँ कि इमेजिनेशन ही है, क्योंकि हमें पता है कि उनकी शादी ब्याह तो हुआ नहीं, तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। वो बैठे हैं और सपना देख रहे हैं, सपने में ये देख रहे हैं कि 2 मेरे छोटे बच्चे हैं, एक जिसका नाम एलिस है, एक का नाम जॉन है, और वो आए हैं मेरे पास और कह रहे हैं पिताश्री हमें अपने फोरफादर की कहानियाँ सुनाओ। फोरफादर मतलब हमारे पूर्वजों की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। कौन? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो ये फिर यहाँ तो समझ में आया, एलिस एंड जॉन देखें यहाँ पे है, ठीक है, लिटिल वंस। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बैठते हैं और अपने दोनों छोटे बच्चों को कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये किसकी कहानी स्टार्ट करते हैं? तो परदादी फील्ड की। इनकी मतलब इनकी तो दादी हो गई है ना, इनकी ग्रैंड मदर फील्ड हो गई, इनकी दादी थी। चार्ल्स लैम्ब की दादी का क्या नाम था? रियल बता रही हूँ मैं, फील्ड नाम था। ये चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर थी, बट बच्चों की तो ये वो हो गई ना, ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई, परदादी हो गई। तो समझ लो ये जहाँ पे चार्ल्स लैम्ब नरेटर खुद हैं, वो कहानी सुना रहे हैं अपने बच्चों को, एलिस एंड जॉन को कहानी सुना रहे हैं। तो किसके बारे में सुना रहे हैं? ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की, परदादी फील्ड की कहानी सुना रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन किया, चलो बच्चे मैं सुनाता हूँ कहानी, और सुना रहा हूँ सबसे पहले तुम्हारी परदादी की। इवन अपनी दादी की बात करें तो उनके बच्चों की तो परदादी हुई ना, परदादी की। तो लैम्ब सुनाने लग जाते हैं। यहाँ पे नरेटर को याद रखना, नरेटर यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ही है, ठीक है, तो बार बार नरेटर आएगा यहाँ पे। तो लैम्ब स्टार्ट करते हैं। लैम्ब बच्चों को उनकी परदादी फील्ड के बारे में बताते हैं। परदादी का नाम क्या है? फील्ड नाम है। जो कहाँ रहती हैं? तो ध्यान रखना, जो नॉरफॉक के एक बड़े घर में एक देखभाल करने वाले तौर पर रहती हैं, ठीक है। नॉरफॉक के एक बड़े घर में एक हाउस कीपर के तौर पर रखती हैं। हाउस कीपर मतलब ये नॉरफॉक का जो घर है उसकी देखभाल वगैरह यही करती हैं। तो ये सुनाने लगे, देखो तुम्हारी एक परदादी थी तुम्हारी जिसका नाम फील्ड था, और वो कहाँ रहती हैं? नॉरफॉक के एक बड़े घर में रहती हैं, वहाँ की देखभाल वगैरह यही करती हैं। बच्चों को वो कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनाते सुनाते फिर उन्होंने घर के बारे में भी जिक्र किया, जहाँ पे दादी रहती हैं उस घर के बारे में बताने लगे। कहने लगे कि ही डिस्क्राइब द हाउस एज मैग्निफिसेंट एंड एंशियंट, नथिंग अ कार्व्ड चिमनी पीस दैट टोल्ड द स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। आगे कहानी बताते हैं, कहते हैं कि एक घर था और वो घर बहुत शानदार था, बहुत मैग्निफिसेंट था, बहुत एंशियंट था, प्राचीन था। वो एक ना कार्व्ड चिमनी पीस का जिक्र करते हैं। कार्व्ड चिमनी पीस मतलब नक्काशीदार जो चिमनी होती है उसके बारे में बताने लगे। जैसे हम कहानी सुनाते हैं, घर था, पुराना घर था बहुत, जहाँ हम लोग पले बड़े थे, पैदा हुए, हमारे दादी हाल का घर था, तो ऐसा था वैसा था, वैसे ये भी बता रहे हैं अपने बच्चों को। कह रहे हैं कि वो जो घर था ना उसमें एक नक्काशीदार चिमनी बनी हुई थी जिस पर चिल्ड्रन इन द वुड की कहानी खुदी हुई थी। उस नक्काशीदार चिमनी पे क्या कहानी खुदी हुई थी? ये कहानी लगी हुई थी चिल्ड्रन इन द वुड, मतलब जंगल में बच्चे की कहानी खुदी हुई थी। तो लैम्ब यहाँ पे ना अफसोस करते हैं, अफसोस जताते हैं कि बाद में वो एक मूर्ख आदमी से उसे तोड़वा कर उसकी जगह एक सादा संगमरमर का पत्थर लगवा दिया। ठीक है, समझ में आया? वो बताने लगे बच्चों को दादी के बारे में। तुम्हारी परदादी थी जो नॉरफॉक के एक बड़े घर में देखभाल किया करती थी, हाउस कीपर थी, और वो जो घर था ना बहुत शानदार था, बहुत प्राचीन था, पुराना था। उस पर एक नक्काशीदार चिमनी बनी हुई थी जिस पर चिल्ड्रन इन द वुड
की कहानी खुद हुई थी। लेकिन अफसोस ये हुआ कि बाद में एक मूर्ख अमीर आदमी आया और उस नक्काशीदार चिमनी को तुड़वा कर उसकी जगह पर एक सादा संगमरमर का पत्थर लगवा दिया। ये सब वो कहानी में बता रहे हैं। देन उसके बाद फिर ये बताते हैं, अगला कैरेक्टर को बताते हैं, मतलब दादी का कैरेक्टर बताते हैं, हर कैरेक्टर। फिर दादी के कैरेक्टर को बताने लग जाते हैं, थोड़ा सा एलाबोरेट करने लग जाते हैं। कहते हैं ये जो तुम्हारी परदादी थी ना मिसेस फील्ड, ये बहुत ही रिलीजियस थी। कैसी थी? धार्मिक थी, गुड वुमेन थी, अच्छी महिला थी, डीपली बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी। मतलब ये बहुत अच्छी थी, धार्मिक थी और जिन्हें हर कोई लव करता था, मतलब जिन्हें हर कोई रिस्पेक्ट करता था और सम्मान देता था, प्यार देता था। फिर आगे कहते हैं ये उन बच्चों से कि हालांकि वो उस घर की मालकिन नहीं थी, जिस घर की वो देखभाल वगैरह करती थी ना, उस घर की वो ओनर नहीं थी, मालकिन नहीं थी, लेकिन वह उसकी इतनी शान से देखभाल करती थी उस घर की कि उन्हें उस घर की मालकिन तक कहा जाता था। समझ में आया? उसके बाद फिर कहानी में बताते हैं हर लिटिल लाइफ। कहानी में ये बताते हैं कि उनके बाद का जीवन। लैम यहाँ पे बताते हैं फिर बच्चों को कि लैम बताते हैं कि वो कभी एक लंबी सीधी शालीन इंसान और अपने इलाके की सबसे अच्छी डांसर हुआ करती थी। वो दादी के बारे में और बताने लगा है कि उनकी जब पहले की ज़िंदगी थी, अपने बच्चों को बता रहे हैं, जैसे हम लोग बताते हैं दादी वगैरह की कहानी, जैसे हमारे पिताश्री हैं तो वो अपने माँ की कहानी हम बैठे हैं सुनने के लिए, दादी की चलो दादी बाबा की कहानी सुनाओ, तो दादी बाबा की वो कहानी सुनाने लग जाएँ। तो तुम्हारी दादी जब यंग थी तो बहुत सुंदर थी, तो ऐसी थी, तो वैसे ये भी बता रहे हैं। समझ में आया कि जब वो तुम्हारी जो परदादी थी ना फील्ड, तुम्हारी जो परदादी थी, जब वो यंग थी ना काफ़ी अपराइट थी, काफ़ी ग्रेसफुल पर्सन थी, ठीक है, काफ़ी शालीन इंसान थी, लंबी थी, सीधी सादी थी और अपने इलाके की बेस्ट डांसर थी, हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक क्रूअल डिजीज़ हुआ, मतलब बाद में कैंसर नाम की एक क्रूर बीमारी ने उन्हें इस दर्द से क्या कर दिया? झुका दिया। ठीक है, होता नहीं है, बाद में बीमारी हो गई, बुढ़ापा आ गया तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि बाद में तुम्हारी परदादी को एक बीमारी हुई जिसका नाम कैंसर था और कैंसर ने उन्हें दर्द से झुका दिया और वह बीमारी उनके हौसले को कभी नहीं झुका सकी। झुका तो दिया बाकी उनका जो टैलेंट वगैरह था, लेकिन उनके हौसले को कभी झुका नहीं पाया। ये कहानी वो बता रहे हैं। उसके बाद इतना बताते बताते फिर नरेटर का चाइल्डहुड, यानी कि चार्ल्स लैम्ब अपने बचपन के बारे में बताने लग जाते हैं। होता नहीं है, बस अपनी कहानी को यहाँ पर जोड़ लेना कि हमारे पिताजी हैं या हमारे माताजी हैं, वो हमारे दादी बाबा की कहानी सुना रहे, सुनाते सुनाते अपने पे भी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। तो उसी तरह नरेटर भी अपने बचपन पे आ गए। ठीक है, तो लैम्ब क्या करते हैं? लैम्ब उस घर में अपनी बचपन की जो भी यादें थीं, जो भी यात्रा उन्होंने, मतलब जो भी टाइम बिताए थे उस घर में, वो अपने बचपन की जो भी टाइम उन्होंने बताया था उस घर में, उसको याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे जो मिसेस फील्ड थी, यानी कि मेरी दादी थी, तुम्हारी तो परदादी लगेंगी, जो मिसेस फील्ड थी उस बड़े घर में अकेले सोती थी, कैसे वो अकेले सोती थी और ऐसा लगता था अकेले सोते। होता नहीं है ऐसे कि दादी बाबा का उस ज़माने में ऐसा होता था, भूत प्रेत आते थे, बहुत ज़्यादा भूत प्रेत, डर लगता था, काहे कि इतना भीड़ भाड़ इलाका नहीं था, तो घर में अकेले सोती थी, डरते नहीं थे। दादा हमारे इतने स्ट्रांग थे, दादी हमारी इतनी स्ट्रांग थी कि अकेले सो जाती थी, चाहे कोई भूत तो आया अकेले। आज हम लोग को बस की बात नहीं रहती सोने की, लेकिन ऐसा सोता था, बताते नहीं है। तो वैसे ये भी बता रहे हैं कि वो जो दादी थी ना, वो उस बड़े घर में अकेले सोती थी। इवन सीढ़ियों पर अगर ऑपरेशन, यानी कि 2 बच्चों का भूत भी आता था, उनको उससे डर नहीं लगता था। ऐसा अफवाह फैली होगी कि हाँ 2 बच्चों का भूत आता है वहाँ पे, गांव में ऐसे बहुत सारे अफवाह फैलते हैं ना। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो इतनी निडर थी ना कि वो 2 बच्चों का भूत भी आता था तो नहीं डरती थी, अकेले सोती थी, क्योंकि वो बहुत क्या थी, वो बहुत ज़्यादा वो धार्मिक थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेट द हॉर्न द स्टेयरकेस बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, इसलिए उनको डर वर नहीं लगता था, वो घर में अकेले सोती थी, है ना। तो यहाँ पे नरेटर जो है, यानी कि लैम्ब साहब जो हैं, वो खुद बहुत डरते थे। ठीक है, वो खुद बहुत डरते थे। फिर उसके बाद ये बताने लग जाते हैं घूमना फिरना, कि कैसे वो घूमते वगैरह थे, अपने बचपन की कहानी बताने लग गए। फिर वो कहते हैं कि वो उन विशाल खाली कमरों में घूमने, 12 सीजर्स की मूर्तियों को घूरने, पुराने विशाल बगीचों को घूमने को याद करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो याद करते हैं जो बचपन में उनकी जो यादें थीं सारी चीज़ों की, यानी कि एक खाली कमरा है उसमें घूमना, 12 सीजर्स,
की मूर्तियों को घूरना, जो विशाल पुराने बगीचे थे उनको घूमने, मतलब वो घूमा करते थे बचपन में, तो उस चीज़ को याद करते हैं। जैसे हमारे पिता होता बचपन में कहाँ कहाँ चीज़ें गए थे, कहाँ जिससे डरते थे, ये सारी चीज़ों को जिक्र करते हैं। फिर वो एक और जिक्र करते हैं कि एक फॉरबिडन फ्रूट था, मतलब एक ऐसा फल था आड़ू का, शायद पीचेस या फिर, ठीक है, तो वो उन फॉरबिडन फ्रूट के बारे में बताते थे कि एक फल हुआ करता था, शायद वो पीच का फल हुआ करता था, आड़ू का, या आलू नेक्ट्रीन्स मतलब होता है आलू बुखारा जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तो या आलू बुखारा, जिसको सिर्फ देखा करते थे, हम कभी तोड़ते नहीं थे उसको। मतलब सारा अपने बच्चों को वो अपनी बचपन की, पहले तो दादी के बारे में बताया, फिर उस घर के बारे में बताने लगे, उसके बाद फिर अपने बचपन को याद करके वो बता रहे हैं। तो बचपन में जिन जिन चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव रहता था, देखते थे, वो सारी चीज़ें वो बच्चों को बता रहे हैं। उसके बाद नरेटर फिर एक कैरेक्टर को बताते हैं कि तुम्हारे एक अंकल हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, जॉन एल। तो तीसरा कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना। फिर नरेटर यहाँ पे बताने लगा है उन बच्चों को कि तुम्हारे अंकल हुआ करते थे जिसका नाम जॉन है, जॉन एल है। अब यहाँ पे नरेटर जो है यानी कि चार्ल्स लैम के एक भाई थे, रियल लाइफ में बात कर रही हूँ, चार्ल्स लैम के भाई भी थे, तो अपने भाई को याद करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी ही कहानी इसमें बता रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, चार्ल्स लैम उन बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हारे एक अंकल हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन एल। यहाँ पे नरेटर का थोड़ा सा टोन जो है ना, लहजा जो है वो बदल जाता है जब वो बच्चों को अपने भाई यानी कि उनके अंकल जॉन एल यानी कि जेम्स एलिया, नाम इनका क्या था, जेम्स एलिया, रियल नाम बता रही हूँ यहाँ पे, इलिया, जेम्स इलिया के बारे में बताते हैं उन बच्चों को, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा उनका लहजा चेंज हो जाता है जब वो अपने भाई यानी कि उनके बच्चों के अंकल के बारे में, जॉन एल के बारे में बताने लग जाते हैं। फिर उनके साथ जो यादें थी, अपने भाई यानी कि उनके अंकल के साथ जो उनकी यादें थीं वो बताने लग जाते हैं। वो कहते हैं, वे जॉन को ना लेम फुटेड बॉय कहते हैं, ठीक है, मतलब लेम फुटेड बॉय के रूप में याद करते हैं कि ये लंगड़े पैर वाला लड़का है। ये जो जॉन है, ये जो तुम्हारे अंकल थे ना, ये कैसे थे, ये लंगड़े पैर वाला लड़के, मतलब वो याद करते हैं। और बताते हैं, यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं और बताते हैं कि कैसे लैम उनके साथ चलते थे। अब लैम अपने आप को कह रहे हैं कि कैसे मैं उनके साथ चलता था, उनके साथ मतलब तुम्हारे अंकल के साथ मैं कैसे चलता था। लैम यहाँ पे अफसोस जताते हैं कि उन्होंने अपने भाई का दर्द उतना ख्याल नहीं रखा जितना जॉन ने कभी उनका रखा था। यहाँ पे वो अफसोस जता रहे हैं कि मेरा जो तुम्हारे अंकल थे ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे बचपन में, लेकिन आज के टाइम पे मैं उनका उतना ख्याल नहीं रख पाया, इसलिए वो थोड़ा यहाँ पे रिग्रेट फील कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीफ, दुख को फील करते हैं। फिर यहाँ पे इनको दुख होता है, क्या दुख होता है वो यहाँ पे बताते हैं, सेंस ऑफ लॉस आफ्टर जॉन्स डेथ। फिर वो बताते हैं तुम्हारे जो अंकल हैं यानी कि जॉन के डेथ के बाद गहरे दुख और अकेलेपन के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे जो अंकल हैं उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और जब उनकी डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं अकेला पड़ गया, और मैं फिर कहते हैं मैं उन्हें दिन भर याद करता था, ठीक है। और वो ऐसा याद करते थे, दिन भर याद करते थे, और वो जॉन की जो दयालुता थी, जो काइंडनेस थी, जो क्रॉसनेस था, क्रॉसनेस मतलब चिड़चिड़ापन, वो अपने भाई यानी कि तुम्हारे अंकल की जो दयालुता थी, काइंडनेस थी, जो क्रॉसनेस थी, दोनों को मैं याद करता हूँ, मतलब दोनों की मुझे याद आती है, इतना ज़्यादा मुझे अपने भाई की याद आती है। फिर वो यहाँ पे विश करते हैं, कामना करते हैं कि जॉन के हमेशा के चले जाने के बजाय वो उनसे फिर से झगड़ा कर पाते। होता नहीं है बचपन में भाई बहन रहते हैं, अगर कोई मिश है नहीं है तो हम बड़े पे बहुत पछताते हैं कि काश वो दिन आता, फिर से मेरा भाई मेरी बहन मेरे पास होती तो हम झगड़ा कर पाते। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं उन बच्चों को। फिर अचानक से ट्विस्ट एंड वॉकिंग, एक मोड़ आता है, एंड वेकिंग, ये जाग जाते हैं, ठीक है, ये जाग जाते हैं। अब यहीं से हमको समझ में आ गया ये तो सब सपना था, ये सब क्या था, ये सब सपना था, लैम की एक इमेजिनेशन थी सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे क्या होता है, एट द मेंशन ऑफ अंकल जॉन द चिल्ड्रन बिगिन टू क्राई आस्किंग फॉर देयर फादर नॉट टू टॉक अबाउट द अंकल दे नेवर न्यू एंड टू इंस्टेड टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर पिटी डेड मदर। अब यहाँ पे बच्चे इस मोमेंट पे आके क्या करते हैं, ये कहानी तो सुना रहा है, अंकल की भी कहानी सुना, तुम्हारे अंकल थे ऐसे थे वैसे थे। फिर एट द मोमेंट क्या होता है, एट द मेंशन ऑफ अंकल जॉन, जैसे ही वो लैम जो हैं वो अंकल जॉन के बारे में बताते हैं, तो जो बच्चे बैठे थे चारों तरफ कहानी सुनने के लिए, जो अभी तक कहानी सुन रहे हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं। और वो लैम से कहते हैं, पिताश्री हमें उन अंकल के बारे में बात मत करो जिनको हम जानते ही नहीं हैं,
बच्चे कहते हैं कि पिताश्री उन अंकल के बारे में हमें कहानी नहीं सुननी जिसको हम कभी जानते थे, मतलब जानते ही नहीं थे। इसके बजाय आप ना किसकी कहानी सुनाओ, हमारी प्रिटी डेड मदर की, मतलब हमारी प्यारी माँ की कहानियाँ सुनाओ। वो बच्चे कहते हैं कि हमारी प्यारी माँ की कहानियाँ सुनाओ। फिर यहाँ पे नरेटर, जब माँ की बात आती है तो ऑब्वियसली नरेटर जिससे प्यार करते थे रियल लाइफ में, शादी तो इन्होंने की नहीं थी, तो जिससे प्यार करते थे, इनका जो खोया हुआ प्यार था उसको याद करने लग जाते हैं, फिर उसके बारे में बताने लग जाते हैं। फिर नरेटर यहाँ पे उन बच्चों की बात मान लेते हैं और उन्हें ये बताना शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने 7 सालों तक एक खूबसूरत महिला थी जिसका नाम था एलिस डब्ल्यू, जो कि बहुत खूबसूरत थी, उसको पाने की कोशिश की थी। ठीक है, कैसे 7 सालों तक बच्चों को बताने लग जाते हैं। जब बच्चे कहते हैं कि हमें डेड मदर के बारे में बताओ, हमारी मरी हुई माँ के बारे में कुछ बताओ, तब यहाँ पे नरेटर का दिमाग ना अपने 7 साल जो खो दिया है प्यार उन्होंने, ठीक है, एन सिमंस के बारे में बताने लग जाते हैं, जिसका उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है एलिस डब्ल्यू। ठीक है, ध्यान रखना है। तो वो बताने लग जाते हैं कि कैसे 7 सालों तक मैंने एक खूबसूरत लड़की से प्यार किया एंड एलिस डब्ल्यू नाम था, उनको पाने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली, ये होप एंड डिस्पेयर के बीच में मैं रह गया। उसके बाद क्या होता है, एज ही लुक्स एट हिज डॉटर एलिस ही सडनली सीज द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस, हिज लॉस्ट लव लुकिंग आउट फ्रॉम हर आइज। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्या होता है ना, इनका जो सपना है इनकी जो इमेजिनेशन है, ये सब सपना देख रहे थे, इनका सपना यहीं से टूट जाता है। जैसे ही वो अपनी बेटी एलिस को देखते हैं, इनके एक बेटा रहता है, एक बेटी ना, एलिस एंड जॉन, तो जैसे ही वो अपनी बेटी एलिस को देखते हैं तो उन्हें अचानक उसकी आंखों से उनको ना पहली एलिस याद आ जाती है। पहली एलिस की आत्मा दिखाई देने लग जाती है। पहली एलिस मतलब जो उनका खोया हुआ प्यार है, जो उनकी गर्लफ्रेंड कभी थी, जिनसे ये शादी करना चाहते थे, उनको याद करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन दैट मोमेंट, उसी मोमेंट क्या होता है, द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रीव फेंटर टू माई व्यू रेसिडिंग। उसके बाद क्या होता है, ये क्या देखते हैं, बच्चों का गायब होना, यानी कि उसी पल बच्चे धीरे धीरे मेरी नज़र से धुंधले होते जाते हैं, पीछे हटते जाते हैं, जब तक कि लास्ट में केवल 2 उदास चेहरे नहीं दिखते हैं। वो धीरे धीरे सारे बच्चे, मतलब जो बच्चे थे वो सारे गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद वो देखते हैं कि ये एक ना अनरियल मैसेज था कि हम एलिस के नहीं। बच्चे फिर कहते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, दे डिलीवर अ फैंटम मैसेज, वो एक फैंटम मैसेज देते हैं जो बच्चे थे उनके पास कहानी सुनने के लिए आए थे। तो वो कहते हैं, वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी नॉर वी आर चिल्ड्रन एट ऑल। कहते हैं हम एलिस के नहीं हैं, ना ही तुम्हारे बच्चे हैं, ना ही हम बच्चे हैं। जिनको ये बच्चा समझ रहे थे अभी तक ना, अब वो सपना देख रहे हैं चाहे कुछ भी करो, जिनको ये बच्चा समझ रहे थे, तो वो खुद उसमें से एक बोलता है, वो एक फैंटम मैसेज देते हैं कि हम एलिस नहीं हैं, ये एलिस और जॉन, यानी कि इनको लगता था मेरे बच्चे हैं। फिर कहते हैं, ना ही हम एलिस हैं, ना ही हम तुम्हारे बच्चे हैं, और ना ही हम बच्चे हैं, हम बच्चे भी नहीं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो चिल्ड्रन जो एलिस के जो बच्चे हैं ना, वो क्या कहते हैं, एलिस के बच्चे ना बर्ट्रम को पिता कहते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इनके जो गर्लफ्रेंड थी ना, मतलब जिनसे ये 7 साल तक शादी करना चाहा, 7 साल तक प्यार किया, एन सिमंस, जिनको इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है एलिस डब्ल्यू करके जिक्र किया है, तो वहाँ पे वो बच्चे कह रहे हैं कि हम एलिस नहीं हैं, ना ही हम एलिस के बच्चे हैं, ना ही तुम्हारे बच्चे हैं, ना ही हम बच्चे हैं। और जो तुम बात कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो ना, उस एलिस को ध्यान रखना। ये जो एलिस है ना, जिनसे इन्होंने 7 साल तक प्यार किया था, लेकिन शादी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि एलिस ना किससे शादी कर ली, एलिस बर्ट्रम से शादी कर ली, बर्ट्रम नाम एक पर्सन से शादी कर ली, ध्यान रखना। ठीक है, जिनसे इन्होंने 7 साल तक प्यार किया, शादी करने भी चाहा, लेकिन ये एलिस नाम थी, तो एलिस जो थी ना, ये बर्ट्रम नाम के एक व्यक्ति से शादी कर लिया था। तो यहाँ पे वही बच्चे कहते हैं कि जो एलिस, मतलब वही बच्चे कह रहे हैं कि एलिस के जो बच्चे हैं ना, अब यहाँ पे एलिस ने बर्ट्रम से शादी कर लिया, रियल लाइफ में बात कर रही हूँ, कि जो एन सिमंस थी जिनसे इन्होंने प्यार किया था, वो बर्ट्रम से शादी कर लिया। तो यहाँ पे वो बच्चे कह रहे हैं कि एलिस के बच्चे ना बर्ट्रम को पिता कहेंगे, तुमको कुछ थोड़ी ना कहेंगे। वो तो आज इस समय देख रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम में वो बर्ट्रम को पिता कह रहे होंगे, एलिस के बच्चे। ठीक है, हम कुछ भी नहीं हैं, वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं से भी थे कम, हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ केवल क्या हैं, केवल ड्रीम है। वो बच्चे उसमें बोल रहे हैं, हम केवल ड्रीम हैं, हम केवल वो हैं जो हो सकते थे शायद,
शायद हो सकते थे। आज जो तुम्हारा ड्रीम है ये सारे ना, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आसपास बैठे हैं और कहानी सुनने के लिए बैठे हैं, और ये बच्चे एलिस के तुम सोच रहे हो तुम्हारी जिसे तुमने 7 साल तक प्यार किया था उसी से ये बच्चे हैं, तो ये हो सकते थे, रियल लाइफ में ये हो सकते थे, लेकिन तुमने शादी ही नहीं की। तुम्हारी शादी ही नहीं हुई तो ये सब कहाँ से होगा? ये सिर्फ एक सपना है। समझ में आया? तो ये सारे एक चीज़ें सपना थी। उसके बाद क्या है, नरेटर तुरंत जाग जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब तुरंत यहाँ पे इमीडिएटली अवेकिंग हो जाते हैं, तुरंत जाग जाते हैं और खुद को अपने कहाँ पाते हैं, बैचलर आर्म चेयर पे पाते हैं खुद को, यानी कि एक कुंवारे वाले कुर्सी पर पाते हैं। तो वो मानते हैं कि एंटायर इनकाउंटर वाज अ रेवरी और अ ड्रीम। तो फिर मानते हैं ये सारी मुलाकात जो थी, अभी बच्चों की मुलाकात, मैंने इतनी सारी कहानी बताई, ये पूरी मुलाकात एक रेवरी थी, एक दिन का सपना, दिव्य स्वप्न था, एक ड्रीम था। फिर कहते हैं हिज सिस्टर द फेथफुल ब्रिजेट इज स्टिल बाय हिज साइड बट हिज ब्रदर जॉन एल जेम्स इलिया इज गॉन फॉर एवर। उसके बाद इसमें ये देखते हैं कि उनके पास अगर कोई बैठा है, जब वो जागते हैं अपने बैचलर आर्म चेयर पर खुद को पाते हैं, तो देखते हैं उनके बगल में उनकी वफादार ब्रिजेट, यानी कि उनकी बहन बैठी है मैरी लैम्ब जिनको ये नाम है ब्रिजेट, जो मैंने शुरुआत में बताया था। तो वो देखते हैं कि मेरे पास कौन बैठा है, रियल लाइफ में बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब वो सपने से जाग गए हैं, तो कौन बैठा है, मेरी बहन ब्रिजेट बैठी हुई है, यानी कि मैरी लैम्ब बैठी हुई है, और मेरा जो भाई है, मेरे भाई का नाम जेम्स एलिया है, रियल में जो रियल में वो जा चुका है, जिसकी रियल में डेथ हो चुकी है, वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपने समरी ऑफ द बायोग्राफिकल एंड थेमेटिक एनालिसिस अबाउट द एस्से। तो यहाँ पे ना इसमें ना हमें ना बायोग्राफिकल भी देखने को मिलता है, मैं तो ऑटोबायोग्राफिकल देखने को मिलता है इसमें। ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट ये है कि द एस्से इज़ डीपली पर्सनल। ये जो एस्से है ना ये काफ़ी पर्सनल है। और चार्ल्स लैम्ब जो है ना, चार्ल्स लैम्ब ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में वो बैचलर हैं, कुंवारे थे, और उनके कभी कोई बच्चा हुआ ही नहीं था। और इसमें जो एलिस और जॉन उन्होंने जो सपने में देखा, जो एलिस और जॉन के बारे में वो बता रहे हैं, वो सब क्या थे, सिर्फ ड्रीम चिल्ड्रन थे। उनके सपने में जो बच्चे उन्होंने देखा था वही था। तो अ फैंटेसी ऑफ द लाइफ ही माइट हैव बीन, उस जीवन की ये फैंटेसी है जो वो कभी जी सकते थे, एक कल्पना थी ये सारी चीज़ें। शायद वो रियल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें जी सकते थे, भाई शादी करते तो उनके बच्चे होते, लेकिन उन्होंने शादी ही नहीं की। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट है। रियल पीपल की बात करेंगे, इसमें अगर कुछ रियल था, बच्चे तो रियल नहीं थे, बच्चे तो सपने वाले थे, लेकिन रियल की बात करेंगे तो इन्होंने जो रियल में जो इन्होंने ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बताया, एक्चुअल में ये लैम्ब की रियल दादी ही थी, जो सपने में उन्होंने ग्रैंड मदर के बारे में बताया, ग्रेट ग्रैंड मदर, बच्चों को परदादी के बारे में बता रहे थे ना, तो ये रियल पीपल थी, ग्रैंड मदर फील्ड, ये सच में लैम्ब की रियल दादी थी, ये एकदम रियल पीपल था। जॉन लैम्ब जो था, जॉन लैम्ब ये कौन थे, ये नरेटर के भाई थे, रियल वाले भाई थे, जिनकी एस्से लिखने से, जब इन्होंने ये एस्से लिखा था ना ड्रीम चिल्ड्रन, इसके पहले ही इनकी डेथ हो गई थी जॉन लैम्ब की। तो इनके रियल भाई का नाम क्या है, जॉन लैम्ब है, जिसमें इन्होंने क्या नाम दिया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने ये नाम दिया था, जॉन एल बोला था ना, यानी कि जेम्स इलिया, ये ध्यान रखना। तो ये सब रियल थे उस सपने में, बाकी बच्चे तो झूठे थे एकदम ही, तो ये अपने ध्यान रखना। बाकी और बात करेंगे अगर हम एलिस, इसमें अगर और हम बात करेंगे तो जो एलिस है, जॉन लैम्ब जो थे ना, ये जो जॉन लैम्ब थे ये इनके वाकई में भाई थे और जिनकी डेथ हो गई थी इससे लिखने से पहले। तो यहाँ पे एनालिसिस जो है, यानी कि एनालिसिस बताता है कि लैम्ब ने एस्से में उन्हें कैसा बताया है। एस्से में इन्होंने क्या बताया कि तुम्हारे अंकल थे, बहुत काइंड हार्टेड थे, बहुत सिंपैथेटिक थे, सहानुभूतिपूर्ण दिखाया, मतलब उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया लेकिन मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, यही तो बताया उन्होंने। यानी कि उन्होंने क्या बताया, मिस्टिफिकेशन, आइडियलाइजेशन बताया, यानी सच्चाई को बढ़ा चढ़ा कर बदल कर पेश किया। लेकिन रियल में अगर हम देखेंगे, इन रियलिटी जो जॉन थे इनके भाई ना, रियलिटी की बात करो, वो बहुत सेल्फिश थे, अनसिंपैथेटिक थे, उनके अंदर कोई सहानुभूति नहीं था, भाव शून्य थे, ठीक है, कोई सेंसी मतलब कोई इमोशन ही नहीं था। और उन्होंने चार्ल्स की, उनके माता पिता या उनकी पागल बहन की देखभाल करने से ज़्यादा मदद भी नहीं की थी। यानी कि पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनकी जो बहन थी पागल हो गई थी, मैरी लैम्ब, तो इनके बड़े भाई थे जॉन लैम्ब, उन्होंने कुछ नहीं मदद किया था। लेकिन इस एस्से में वो अपने भाई को उल्टा साबित कर रहे हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बदल कर कुछ और बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी लेकिन मैं नहीं कर पाया, ऐसा बता रहे हैं इस हिस्से में। तो लेकिन रियलिटी में वो ऐसे थे, सेल्फिश थे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने।
और एक और बात करेंगे एलिस विंटरटन। तो ये जो ना है, ये एलिस विंटरटन जो है ना, एलिस डब्ल्यू करके इसमें उन्होंने बताया है। तो ये जो है ना, ये एन सिमंस है, ठीक है। द फेयर एलिस डब्ल्यू ऑफ द एसे इज बेस्ड ऑन एन सिमंस, यानी कि एसे की जो खूबसूरत जो फेयर एलिस डब्ल्यू है ना, वो रियल में कौन है, एन सिमंस ही है, जिनसे लैम ने 7 साल तक प्रेम किया था, मतलब प्यार किया था। लेकिन इवेंचुअली राइटर से नहीं, बल्कि इसने शादी किससे की, एन सिमंस ने इवेंचुअली राइटर से शादी नहीं किया था, बल्कि बर्ट्रम नाम के एक पर्सन से शादी कर ली थी, बर्ट्रम नाम के, और जिसके कारण इन्होंने कभी शादी ही नहीं की अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये भी अपने ध्यान रखना है। डोमिनेंट थीम की बात करेंगे तो पैथोज है, मतलब ये जो एसे है ना, ये पैथोज से भरा हुआ है। पैथोज क्या होता है, पैथोज मतलब ऐसी भावना, ऐसी इमोशन, ऐसी डीप उदासी या दया पैदा करना। तो ये उदासी इन चीज़ों से आती है, ये आपने ध्यान रखना है। बात करेंगे अगर हम डिस्क्रिप्शन की, तो जो मिसेस फील्ड हैं, ठीक है, श्रीमती मिसेस फील्ड जो इनकी ग्रैंड मदर थी, वो ना एक डांसर थी, जैसे कि उसमें उन्होंने बताया सपने में ना, डांसर थी, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित थी, कैंसर से पीड़ित महिला बनने के ये भी बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने अपने डेड ब्रदर की लेमेंट भी दिखाया कि मेरा भाई था जॉन करके, है ना, इससे में उन्होंने बताया ना, अपने डेड भाई जॉन के लिए उन्होंने विलाप भी किया, उनके डेथ से पैदा होने वाले जो अकेलापन उन्होंने झेला, ये सारी चीज़ें वो अपने सपने में बताते हैं ड्रीम चिल्ड्रन में। फिर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन एंड डिजेक्शन के बारे में बताया जो एलिस के साथ था, यानी एलिस के साथ जो उनका अनसक्सेसफुल प्रेम जो था, क्या बोलते हैं, लव अफेयर जो था, संबंध था, वो निराशा और हताशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन एंड डिजेक्शन के बारे में बताया। तो लैम का ट्रेजिक लाइफ है, यानी कि अगर हम बात करेंगे एनालिसिस की, अगर हम इस एसे का एनालिसिस करते हैं तो लैम ने क्या किया, अपने रियल ज़िंदगी के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो इस पैथोज का लैम ने क्या किया, अपने रियल लाइफ का जो भी दुख है, जो कष्ट है, वो बताया। और उनकी जो पागल बहन थी मैरी लैम, जिसने अपनी माँ को क्या किया था, मर्डर कर दिया था, उनका सहयोगी भाई और उनका अधूरा प्यार, ये सारी चीज़ें, असहयोगी भाई थे, अधूरा प्यार, ये सारी चीज़ें ये बताते हैं, ठीक है। बस यही था, बाकी आप यहाँ पे ध्यान देना। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है, ये एक फैमिलियर एसे है। फैमिलियर एसे यानी कि पर्सनल एसे, ब्लेंडिंग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स एंड विद फिक्शन, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मिलेंगे, फिक्शन के साथ, फिक्शन भी रहेंगे, इमेजिनेशन भी है प्लस ऑटो। जैसे आप इमेजिनेशन क्या है, वो बच्चे वो इमेजिनेशन है, वो फिक्शन है। ऑटोबायोग्राफिकल वो जो दादी के बारे में बताना, भाई के बारे में बताना, अपनी प्रेमिका के बारे में बताना, वो सब ऑटोबायोग्राफी यानी कि रियल है, उनके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो सब रियल कैरेक्टर है। बाकी जो बच्चे एलिस एंड जॉन है, जो बच्चे के बारे में उन्होंने बताया, ये फिक्शन था, ये उनका इमेजिनेशन था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। द एसे वॉज रिटन एज अ पॉइंटेंट रिएक्शन टू द डेथ ऑफ लैम एल्डर ब्रदर जॉन 1821। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। बाकी मैंने सब बता दिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था सब कवर करा दिया, अब आप पढ़ लेना। और नरेटर कौन है, नरेटर एलिया ही है, जिसे हम जेम्स एलिया कहते हैं। चार्ल्स लैम लिटरेरी अल्टर ईगो, ये ध्यान रखना है, ओके। इलिया कौन है, ये एसे मतलब एसे को इलिया सुना रहे हैं, मतलब ये जो एसे है ना, वो इलिया ही सुना रहे हैं, यानी कि चार्ल्स लैम ही सुना रहे हैं, जो चार्ल्स लैम का क्या है, शूडोनिम है, या यूँ बोलो दूसरा नाम है, ठीक है। मतलब इलिया का यूज़ इन्होंने क्यों किया है, इलिया की यूज़, लैम इलिया का मास्क पहनकर अपने पर्सनल दुख, जैसे भाई की डेथ, अधूरा प्यार, अपनी दादी के बारे में, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। वहाँ पे अपना नाम नहीं बताया उन्होंने, इलिया नाम के बताया, लेकिन अपने पर्सनल चीज़ों को बताया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कैसी लगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया है। बाकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा आप लोग, PDF वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, PDF दे दी जाती है, जितना भी मैंने पढ़ाया सारा PDF दे दिया अब तक, ये भी PDF दे दूँगी। एंड आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप पे जुड़ जाइए वहाँ पे भी। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए ना आप क्या करेंगे, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये आज का ऐसे समझ में आया या नहीं आया, ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। एक चीज़, एक मिनट, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, फैक्ट ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी, ये फुल टाइटल है, कंप्लीट टाइटल ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी क्लियरली इंडिकेटिंग द एसे इज डे ड्रीम,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फुल टाइटल है, ये इंपॉर्टेंट है। स्यूडोनिम देखना, इट वाज रिटन अंडर चार्ल्स लैम्ब, फेमस स्यूडोनिम इलिया, तो ये किसके तहत लिखा गया, इलिया के तहत आया हुआ है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट पब्लिकेशन दिस एसे मैंने बताया ही था, ये लंदन मैगजीन में 1822 के तहत ये आया था, किस्तों में पब्लिश हुआ था। बाद में इसका कलेक्शन लेके इसको ना वॉल्यूम में पब्लिश कराया गया। तो पहला जो वॉल्यूम आया था एसे इलिया 1823 में, और दूसरा जो 1833 में आया था, ये भी ध्यान रखना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये फाइनल कोट याद रखना, द चिल्ड्रन टेल एलिया, मतलब जो बच्चे थे, जो इमेजिनेशन में जो बच्चे थे ना, कहानी सुनने के लिए बैठे थे, तो वो इलिया को कहते हैं। वी आर नॉट एफ एलिस नॉर ऑफ दी, ये ध्यान रखना, ये मैंने भी बढ़ाया है ये, ठीक है। एंड टाइटल एंड फॉर्म, ये बता दिया है। ये चीज़ें ध्यान रखना कि ये ऑटोबायोग्राफी वर्सेस फिक्शन है। हाउ लैम्ब बैलेंस देम, कैसे दोनों को उन्होंने बैलेंस किया, ऑटोबायोग्राफी भी है इसमें, फिक्शन भी है, जो मैंने बताया कैसे इन्होंने लैम्ब ने अपने निजी जीवन को भी बताया, अपने काल्पनिक एलिमेंट्स को भी इसमें रखा। तो मेनी डिटेल्स यहाँ पे ध्यान रखना। मिसेस फील्ड जो थी वो वाकई में थी, सच क्या है, सच ये है, इनका जो ऑटोबायोग्राफी था ये था मिसेस फील्ड, जो उनकी दादी फील्ड थी, जिसका नाम फील्ड था, वो लैम्ब की असली दादी श्रीमती फील्ड थी, वो रियल थी, तो ये ऑटोबायोग्राफी हो गया। और अगर बात करेंगे जो बड़ा घर, मैंने बताया ना, जिस बड़े घर को ये फील्ड संभालती थी, इनकी दादी परदादी बच्चों को कहानी बता रहे थे ना कि बड़ा घर है, उनकी ये वो थी, हाउस कीपर थी, संभाल रही थी, तो वाकई में घर था, ये ध्यान रखना, बड़ा घर। ये घर सच में ब्लैक्सवेयर नाम की जगह पर आधारित था, जहाँ लैम्ब बचपन में छुट्टियाँ बिताने जाते थे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी एलिस डब्ल्यू भी है। एलिस डब्ल्यू कौन थी, अच्छा, इन्होंने अपने भाई जॉन भी हैं, जो जॉन थे, भाई जॉन, मतलब ऐसे लिखने से कुछ समय पहले इनके वाकई में इनके भाई जॉन लैम्ब की डेथ हो गई थी। एलिस डब्ल्यू की बात करेंगे तो ये लैम्ब के पहले प्यार एन सिमंस पर ही बेस्ड है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, लैम्ब को छोड़कर बर्ट्रन नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी रियल है, बायोग्राफी है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है। और सपना क्या है, सपना वही मैंने बताया ना, सपने का क्या है, लैम्ब ने उन चीज़ों को टटोलने की इजाज़त दी। सपना जो बच्चे थे, एलिस कौन थे, बच्चे थे, एलिस, ठीक है, बच्चे कौन थे, बच्चे थे जो एलिस थे, एलिस और जॉन, ये बच्चे पूरी तरह से फिक्शन है, पूरी तरह से काल्पनिक है। लैम्ब बैचलर थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। खैर, अब मैं यहाँ पे क्लास को एंड करती हूँ। तो कुछ पॉइंट्स थे, मतलब इसमें इस एस्से में ना आपको ना ऑटोबायोग्राफी प्लस फिक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, दोनों का एलिमेंट्स देखने को मिलेगा। और ये एस्से फैमिलियर एस्से है, जिसे हम पर्सनल एस्से भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव, सपोर्ट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक, फीडबैक, बाय बाय।